वह अभिमन्यु को देखकर हंसते हुए कहता है, साले साहब, ये बताए, आपके क्या हाल है। अभिमन्यु अपनी चेयर पर से खड़ा होकर आशीष की तरफ जाता है और उनके गले लगकर कहता है, आप कैसे हैं जीजू, ठीक है ना। तो आशीष कहता है, हाँ साले साहब, हम तो ठीक हैं। और फिर धीरे से अभिमन्यु के कान में कहता है, वैसे आपकी बेगम साहिबा कैसी हैं। आशीष की बात सुनकर अभिमन्यु एकदम हैरान हो जाता है। अभिमन्यु कुछ समझ पाता उससे पहले ही आरती वहां आ जाती है। वह उसे देखकर मुस्कुराकर कहती है, अगर अपने जीजू से मिलना हो गया हो तो अब जरा अपनी बहनों पर भी दया खाकर वहां जाकर चुपचाप बैठ जाओ। तुम सबसे बड़े हो, इसलिए सबसे पहले राखी तुम्हें ही बांधी जाएगी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले जाकर सोफे पर बैठ जाता है। कृष्णा खुश होकर सबको राखी बांधती है। विपुल, समर, कबीर और संजीव सभी अपनी प्यारी बहनें कृष्णा और आरती को प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देते हैं, जिससे दोनों बहनों के चेहरे खिल उठते हैं। सभी भाई बहन आपस में हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी सोनम वहां आती है और हंसते हुए कहती हैं, वैसे बच्चों, अब काफी समय हो चुका है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ। मैं अभी सर्वेंट से कहती हूँ, तुम्हारे लिए खाना लगवाते हैं। संजीव सोफे से खड़ा होते हुए मुस्कुराकर कहता है, मॉम, ये सब तो होता रहेगा, पहले ये बताए कि हमारे लव बर्ड्स कहाँ हैं। खुशबू संजीव की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, तुम्हारे लव बर्ड्स तो रूठे हुए बैठे हैं, जाकर मना लो उन्हें भी। सुबह से दोनों अपने कमरे में ही हैं। पापा जी तो खाना खा चुके हैं, लेकिन मम्मी जी ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बस एक कप कॉफी पी है। तुम्हें पता है न, उनका ब्लड प्रेशर कितना लो रहता है। बिना कुछ खाए पिए उन्हें और दिक्कत हो जाएगी। सुबह से बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी चीजें खाई उन्होंने, और पापा जी को तो कोई फुर्सत ही नहीं। समर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, वो दोनों फिर से अपने क्रिकेट मैच के पीछे लड़ बैठे होंगे। अरे यार, ये दोनों कब बड़े होंगे। कबीर हल्के से समर के सिर पर मारते हुए हंसकर कहता है, अबे नालायक, और कितना बड़ा कराएगा उन्हें। दादू दादी की उम्र अब परपोते खिलाने की हो गई है। और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर टेढ़े अंदाज में कहता है, पर कोई है जो उन्हें परपोते खिलाने ही नहीं दे रहा। अभिमन्यु कबीर की बात और टोन समझ जाता है और उसे घूर कर देखता है। कबीर तुरंत चुपचाप हो जाता है। अभिमन्यु फिर सोफे से उठकर सोनम की ओर देखकर गंभीरता से कहता है, ओके चाची, आप खाना लगवाए, मैं दादी से बात करके आता हूँ। और फिर समर, विपुल, कबीर और संजीव की तरफ देखकर कहता है, तुम चारों जाकर चुपचाप दादू को लेकर आओ, वो नाराज नहीं हैं, बस ड्रामा कर रहे हैं। अभिमन्यु चुपचाप पैलेस के पिछले हिस्से की ओर बढ़ता है। उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त उसकी दादी कहाँ होंगी। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है जैसे ही वो वहां पहुंचता है। जैसे ही अभिमन्यु पैलेस के पीछे बगीचे में बने शांत कोने में पहुंचता है, उसके चेहरे पर सुकून और अपनापन झलकने लगता है। वहां एक खूबसूरत सी बनारसी साड़ी में करीब 75 साल की एक और लेडी बैठी हुई थी, राधिका। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, जिसे वो बड़ी श्रद्धा से जप रही थी, और उनकी आंखें बंद थी, मानो किसी गहरे ध्यान में लीन हो। गले में सफेद मोतियों की सुंदर माला, हाथों में 2 सोने की कंगन, जिन पर बारीक डायमंड वर्क किया गया था। कानों में सफेद मोतियों के छोटे छोटे झुमके लटक रहे थे। माथे पर बारीक चंदन का तिलक और मांग में थोड़ा सा सूखा सिंदूर, जो उनकी सादगी में भी गरिमा और गहराई जोड़ रहा था। गले में एक भव्य, पुराने राजस्थानी अंदाज का मंगलसूत्र था, भारी लेकिन बेहद खूबसूरत। उनकी पूरी मौजूदगी किसी रियासत की रानी जैसी लग रही थी, एक ऐसी रानी जिनके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में सुकून और दिल में अथाह ममता। चारों ओर फैला उनका पॉजिटिव ऑरा इतना शांतिपूर्ण था कि कोई भी उनके पास खुद ब खुद खींचता चला जाए। अभिमन्यु धीमे कदमों से उनके पास जाता है और बिना एक शब्द कहे उनके पैरों के पास बैठ जाता है। फिर वो धीरे से अपना सिर उनकी गोद में रख देता है, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो और हर उलझन से आजादी पाना चाहता हो। राधिका बिना आंखें खोले अपना हाथ अभिमन्यु के बालों पर फेर देती हैं, मानो उन्हें पहले से ही आहट मिल गई हो कि उनका लाडला उनके पास आ गया है। राधिका मुस्कुराते हुए अभिमन्यु के बालों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, ओहो, हमारे लाडले को हमारी याद आ ही गई।
अभिमन्यु आंखें बंद करते हुए बोला, तो आपको क्या लगता है दादी, आपका चीकू आपको भूल सकता है क्या? राधिका उसके कान पकड़ते हुए बोली, और क्या, हमारे चीकू को लगता है कि उसकी दादी खुद को उसे भूलने देगी? हमारे ये हाथ और ये प्यार तुम्हें तुम्हारे कान पकड़कर अपने पास ले आएंगे और याद दिलाएंगे कि हम कौन हैं तुम्हारे लिए। अभिमन्यु हल्के से मुस्कुराया, दादी। राधिका उसे गले लगाते हुए उसके माथे को चूमती है और फिर बोलती हैं, वैसे राखी बंधवाली बच्चियों से। अभिमन्यु हाथ आगे करते हुए कहता है, जी दादी। राधिका मुस्कुरा पड़ी, हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। अभिमन्यु थोड़ा गंभीर होकर बोला, दादी आप ये बताए, आप सबके साथ क्यों नहीं थी? हम सब बहुत परेशान थे। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सब पता है ना, फिर भी पूछ रहे हो? अभिमन्यु बोला, दादी आप बच्चों जैसी बात कर रही हो। आप हमेशा पेशेंस से काम लेती हो, फिर दादू के मामले में आपका पेशेंस कहाँ चला जाता है? राधिका उसकी तरफ देखती हैं और हल्के से मुस्कुराकर कहती हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, उसके साथ पेशेंस से नहीं, लड़ झगड़ कर काम लिया जाता है। और जब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा। ये जो अभिमन्यु राजवंश का गुस्सा है, जो हर वक्त तुम्हारी नाक और माथे पर सवार रहता है, वो भी किसी के सामने पिघल जाएगा। अभिमन्यु अचानक चुप हो जाता है और किसी ख्याल में खो जाता है। उसे याद आता है कैसे वह सारा के सामने एकदम शांत हो जाता है, कैसे उसकी हर बात मानता है, जैसे कोई शरीफ बच्चा हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। उसे ऐसे देख राधिका मुस्कुराती हैं। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछती हैं, वैसे हमारा ये अकड़ू और खड़ूस पोता किसके ख्यालों में खोया हुआ है? अभिमन्यु एकदम चौंक कर ख्यालों से बाहर आता है। नहीं दादी, किसी के भी नहीं। आप तो बस ऐसे ही बातें लेकर बैठ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राधिका धीरे से बोली, हमने कब कहा कि कुछ है? तुमने खुद कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कौन है वो, जिसने हमारे खड़ूस पोते को, जो 30 की उम्र का होने वाला है और आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, उसे अपने ख्यालों में गुम कर दिया? अभिमन्यु झट से खड़ा हो गया और बोला, वो खुद ही हैं, दीदी। मैं इतने दिनों बाद मिलने आया हूँ और आप हैं कि वही बातें लेकर बैठ गई। अब जल्दी से चलिए। और वो वहां से तेजी से चला जाता है। पीछे रह गई राधिका, और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। अभिमन्यु के जाते ही राधिका हल्के से मुस्कुरा देती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून झलक रहा था, जैसे किसी अधूरी दुआ के पूरा होने की आहट मिल गई हो। वो अपनी रुद्राक्ष की माला को धीरे धीरे समेटती हैं और पास रखी एक छोटी सी मेज से एक पोटली उठाकर माला उसमें रख देती हैं। हंसते हुए खुद से ही बोलती हैं, हमने तो सोचा था भगवान बिना हमारे चीकू के बच्चों के दर्शन कराए ही हमें ऊपर बुला लेगा, लेकिन अब तो लग रहा है हमारी चीकू की दुल्हन भी आने वाली है। बस अब ये नालायक जल्दी से शादी कर ले, वरना हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इसे कभी कोई पसंद भी आएगी। फिर वो धीरे से चेयर का सहारा लेकर खड़ी होती हैं। उनका चाल अब भी धीमा लेकिन गरिमा भरा था। वो अंदर की ओर जाने लगती हैं। पीछे से नौकरानी जल्दी से आती है, वही पोटली, वही धार्मिक पुस्तकें, जो हर बार अभिमन्यु अपने हाथों से उठाता था। आज वो सब नौकरानी ने संभाल लिया, क्योंकि अभिमन्यु अचानक वहां से चला गया था। हर बार अभिमन्यु ही धीरे से माला उठाता, किताबें संभालता और दादी का हाथ थामकर उन्हें कमरे तक छोड़ता था। लेकिन आज वो खुद को बचाकर चला गया। हालांकि ये वही अभिमन्यु था जिसे कभी किसी बात की शर्म नहीं आती थी। ना किसी लड़की से मिलने में हिचक थी, ना रिश्तों की बात करने में। पर सारा का नाम आते ही उसके मन में जैसे कुछ हलचल सी मच जाती थी। एक अजीब सी गुदगुदी, एक अनजाना सा सुकून, जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो जो खुद को दुनिया का सबसे समझदार, शांत और कंट्रोल में रखने वाला मानता था, वो अभिमन्यु आज बस सारा की सोच से ही थोड़ा हड़बड़ा गया था। राधिका को ये सब देख मुस्कान आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो दादी माँ सिर्फ बुजुर्ग नहीं रहती, वो वक्त की सबसे समझदार गवाह बन जाती हैं। उसी वक्त पैलेस के एक कमरे के बाहर समर, संजीव, विपुल और कबीर चारों खड़े हुए थे। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे।
जैसे किसी खतरनाक काम के लिए किसे भेजा जाए, इस पर बहस चल रही हो। संजीव अपने नाखून चबाते हुए कबीर की तरफ देखता है और धीमे स्वर में कहता है, भाई, आप नीचे कितनी बातें कर रहे थे? अब जल्दी से दरवाजा खोलो ना और जाकर दादू को मना के लाओ। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आपको पता है ना, जब भी वो दादी से लड़ते हैं तो कितने खतरनाक बन जाते हैं। भले नाराज न होते हों, लेकिन एक्टिंग तो हमारे सामने पूरी करते हैं। कबीर भी घबराया हुआ अपने नाखून चबाने लगता है। अरे मैं क्यों जाऊं? तू जा ना, तू छोटा है। संजीव पीछे हटते हुए बोला। मैं क्यों जाऊं? कबीर उसे पकड़कर खींचते हुए कहता है। देख, दादू तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तू ही जा। मेरी तो पिछली बार हालत खराब हो गई थी। 1 महीने तक एटीएम कार्ड छीन लिया था उन्होंने मेरा। क्या बताऊं कैसी गरीबों वाली जिंदगी जी थी मैंने। समर, जो अब तक शांत खड़ा सबकी नौटंकी देख रहा था, अचानक बोल पड़ा। कम ऑन भाई, आप कितना झूठ बोलते हैं। आपने दादी को अपने जाल में फंसाकर उनका एटीएम कार्ड ले लिया था। और वो जो कार्ड था, असल में दादू का ही था। आपने उनके अकाउंट की वॉट लगा दी थी। वो तो छोटा अमाउंट था, वरना अब तक दादू की चप्पल और आपका सर होता। कबीर झेपते हुए बोला। बहुत पता है तुझे। चल अब तू ही जा। तू ही मना ले दादू को। और ये कहकर उसने संजीव को छोड़कर समर को पकड़ लिया। समर हाथ छुड़ाते हुए पीछे हटता है। भाई, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो सारी पोल खोल दूंगा दादू के सामने। सब बताऊंगा कि एटीएम से लेकर कार की चाबी तक कहां कहां गए थे। कबीर उसे घूरते हुए बोला। मुझे डरा रहा है तू? समर सीधा कहता है। डरा नहीं रहा, हकीकत है। मेरे पास सारे सबूत हैं। तो अब बताओ, मुझे भेजना है या नहीं? ये कबीर, विपुल और संजीव तीनों चुप हो जाते हैं। सबने एक दूसरे को देखा और अंत में चुपचाप खड़े हो गए, जैसे मान गए हों कि अब समर ही जाएगा। तभी उन्हें वहां पर किसी की रोबीली आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तीनों के तीनों बिल्कुल किसी स्ट्रिक्ट फौजी की तरह खड़े हो जाते हैं और एकदम पलट कर देखते हैं तो उनके सामने धर्मेश, दीपक और गौरव खड़े हुए थे। धर्मेश आगे खड़े हुए थे और दीपक और गौरव पीछे खड़े हुए थे। दीपक और गौरव के चेहरे पर जहां एक मुस्कान थी, तो वहीं धर्मेश बिल्कुल सीरियस लग रहे थे। धर्मेश उन चारों की तरफ देखकर कहते हैं, वैसे आ गए लाट साहब, टाइम मिल गया घर आने का। कबीर, जो आगे खड़ा हुआ था, वह अपना चेहरा नीचे करते हुए कहता है, जी जी अंकल। धर्मेश कबीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, वैसे इतना काम क्या रहे हो, कुछ गलत काम किया है क्या? कबीर एकदम से सीधा खड़ा होकर कहता है, न न अंकल। धर्मेश चारों को घूर कर कहते हैं, जल्दी पापा को मना करके लाओ। पता नहीं क्या बचपना लेकर बैठे हुए हैं। सुबह से गेट लॉक कर रखा है, बिना मतलब के खुद टेंशन लेते हैं, माँ को भी देते हैं और हमें भी देते हैं। सभी लोग सुबह से परेशान हो चुके हैं, पर यह पापा हैं, गेट ही नहीं खोल रहे। जल्दी से मना करके लाओ। कबीर एकदम से कहता है, जी बॉस। धर्मेश उनके बगल से निकलते हुए कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या मैं तुम्हें कोई जेलर नजर आता हूँ जो मुझसे इतना डरते हो? कबीर एकदम से डरते हुए कहता है, जी। धर्मेश घूर कर कबीर को देखते हैं। कबीर धर्मेश से घबराते हुए कहता है, नो नो अंकल, वो ऐसा नहीं था, वह गलती से निकल गया। धर्मेश हंसते हुए कहते हैं, अरे यंग मैन, इस उम्र में इतना डरते हो तो आगे क्या हाल होगा तुम्हारा? धर्मेश की बात पर दीपक और गौरव भी हंसते हैं। धर्मेश वहां से चले जाते हैं और दीपक चारों को देखकर कहते हैं, जल्दी से मना कर पापा को नीचे लेकर आओ, हम डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। फिर दीपक भी वहां से चले जाते हैं और गौरव कबीर को गले लगाते हुए कहते हैं, वैसे इतना क्यों डरते हो भाई से तुम? कबीर, जो इतनी देर से बिल्कुल सीधा एक ही पोजीशन में खड़ा हुआ था, वह जल्दी से अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहता है, ओह चाचू, आपको नहीं पता है धर्मेश अंकल से कितना डर लगता है। पता नहीं अभिमन्यु, सच में ग्रेट है, जो धर्मेश अंकल भी उससे डरते हैं। गौरव हंसते हुए कहता है, चलो, अगर तुम पापा को जल्दी मना कर नहीं आए, तो भाई तुम्हारी दोबारा क्लास लगा देंगे। और फिर विपुल की तरफ देखकर कहता है, वैसे इन तीनों में मुझे तुम ही समझदार लगते हो, ये जिम्मेदारी इन पर छोड़ो और चलो हमारे साथ। भाई को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी।
विपुल गौरव की तरफ देखकर कहता है, जी चाचू, और फिर गौरव की तरफ जाने लगता है। और कबीर गुस्से से विपुल के ऊपर अपना जूता दिखाते हुए कहता है, साले, अकेला में मिल, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, हमें इस सिचुएशन में छोड़कर जा रहा है। विपुल उन तीनों को चिढ़ाते हुए गौरव की तरफ चला जाता है। वह तीनों डरते हुए रूम का गेट खोलते हैं। अंदर से उन्हें कोई आवाज नहीं आती और गेट अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही वह तीनों अंदर जाते हैं तो उन्हें लगभग 80 साल के आसपास के एक बुजुर्ग दिखते हैं, जिन्होंने इस वक्त एक काफी लूज सा ट्राउजर पहना हुआ था। वो इस स्टाइल में काफी कूल दिख रहे थे। ऊपर एक ग्रे रंग की शर्ट और उसके ऊपर एक जैकेट डाली हुई थी। वह इस वक्त किसी 90 के फिल्म स्टार की तरह गेटअप में थे, लेकिन उनका स्टाइल किसी न्यू जनरेशन के स्टाइलिश हीरो से कम नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में काफी स्टाइलिश वॉच पहनी हुई थी, जिसमें डायमंड लगे हुए थे, और शूज भी उन्होंने काफी ट्रेंडी तरीके के पहने थे, जिनकी कीमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। गले में इस वक्त उन्होंने बड़े स्टाइलिश तरीके से एक स्कार्फ बांधा हुआ था, और कानों में हेडफोन और आंखों पर बड़े बड़े ब्लैक गॉगल्स लगे हुए थे। वह बड़े स्टाइल से माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रहे थे, और सामने टीवी पर एक हसीन खूबसूरत मॉडल चल रही थी। पूरे कमरे में एक रोमांटिक सा इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था। वह बड़े मजे से डांस कर रहे थे। कमरे में यह नज़ारा देखकर तीनों के तीनों अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। कबीर समर को कुछ इशारा करता है तो समर जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगता है। अभी उन्हें डांस करते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह टेबल पर रखा अपना एनर्जी ड्रिंक उठाकर जैसे ही पीने जाते हैं तो उनकी नज़र सोफे पर बैठे लोगों पर जाती है, और एकदम से उनके हाथों से एनर्जी ड्रिंक की बोतल छूटकर नीचे गिर जाती है और उनके चेहरे पर हारने के भाव आ जाते हैं। वह जल्दी से अपने कानों से हेडफोन निकालकर टीवी ऑफ कर देते हैं और तीनों की तरफ देखकर कहते हैं, तो तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो और आए कब? तभी सोफे से खड़ा होकर कबीर कहता है, ओहो, तो हमारे हैंडसम दादू यहाँ खूबसूरत और सेक्सी मॉडल्स के दीदार कर रहे हैं, और पूरा परिवार उनकी फिक्र में सुबह से सूखा जा रहा है। वह ओल्ड मैन, जिनका नाम श्रीकांत राजवंश था, गुस्से से कबीर की तरफ देखकर कहते हैं, ज्यादा नहीं बोल रहा है तो एक लगाना कान के नीचे, तो तेरी ये सारी बोलती अभी बंद हो जाएगी। कबीर जल्दी से डरते हुए समर को सोफे से खड़ा करते हुए कहता है, समर, दादू को दिखा, हमने सारे सबूत ले लिए हैं। अगर इन्होंने हमें कुछ कहा तो सारे सबूत सबको दिखा देंगे। फिर धर्मेश अंकल और अभिमन्यु इनकी खबर लेंगे। समर, जो अभी तक डांस और कबीर की बातों में खोया था, अपने हाथों से फोन श्रीकांत की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सॉरी दादू, ये सब कबीर भाई ने मुझे करने को कहा था। मैं तो आपको बस यहाँ खाने के लिए बुलाने आया था। और समर जल्दी से तूफान की तरह भाग जाता है। कबीर हैरानी से समर को देखता रह जाता है, और श्रीकांत हंसते हुए समर के फोन को अपने हाथ में ले लेते हैं। वह इतराते हुए कहते हैं, हम तुम्हारे दादा हैं और हमसे कहा कि बेटा महंगा पड़ेगा। माहिर, तुमको तो श्रीकांत अपनी पूरी बात कर पाते। संजीव, जो सोफे पर बैठा हुआ था, जल्दी से श्रीकांत की तरफ देखकर कहता है, दादू, आई मिस यू, और एकदम से श्रीकांत के गले लग जाता है। श्रीकांत का लगाव घर में सबसे ज्यादा कृष्णा से था, और संजीव भी घर में सबसे छोटे मेंबर में ही आता था, तो उनका लगाव संजीव की तरफ भी काफी ज्यादा था। वैसे श्रीकांत घर पर कृष्णा और संजीव से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन श्रीकांत का लाडला यानी कि हमारे अभिमन्यु राजवंश, उनका तो कहना ही क्या जान बसती थी श्रीकांत की अपने लाडले अभिमन्यु में, क्योंकि अभिमन्यु पर उन्हें काफी फर्क महसूस होता था। अब ये ड्रामा चल ही रहा था कि वही इन सब से बहुत दूर है। चौहान पैलेस में, जहां पर इस वक्त सारा परेशानी से अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी, वह अपने नाखूनों को चबाते हुए कहती है, मैं क्या करूं भाई, तो मुझे जाने भी नहीं दे रहे हैं। आज मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर मैं चली गई तो मुझसे भाई बहुत नाराज हो जाएंगे, और मम्मी पापा भी। अब मैं क्या करूं? और अभिमन्यु से मैंने वादा किया है कि मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगी, और अभिमन्यु भी तो घर पर ही होगा ना। हे भगवान, अब क्या होगा? वह इस वक्त काफी परेशान थी। तभी सारा अपनी आंखों में परेशानी लिए हुए कहती है, मुझे अभिमन्यु को बताना ही होगा। और फिर जल्दी से अभिमन्यु को कॉल लगा देती है। वही अभिमन्यु, जो इस वक्त राधिका की बातों को सुनकर खोया हुआ गार्डन में एक पिलर से टिककर खड़ा हुआ था।
जैसे ही अभिमन्यु ने अपना फोन देखा, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी से कॉल को पिक करता है और अपने कान पर लगाते हुए कहता है, क्या बात है मेरी स्वीट हार्ट, कुछ घंटे भी मेरे बिना नहीं बिता सकती। सारा अभिमन्यु की बात सुनकर शर्मा जाती है और कहती है, ऐसी बात नहीं है। अभिमन्यु एकदम सुखी आवाज में कहता है, आई मिस यू सो मच। मेरा मन कर रहा है, मैं अभी आकर तुम्हें बहुत जोर से हग कर लूं और तुम्हें खूब सारी किस करूं। सारा एकदम से हकीक की रह जाती है। अभिमन्यु एकदम से कहता है, स्वीट हार्ट, आई एम रियली सॉरी, आज तुम्हें मेरे बिना रात बितानी होगी, बट आई प्रॉमिस, जितना अकेला आज रात तुम महसूस करोगी, उससे कहीं ज्यादा कल रात को मैं हमारी दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लेकिन आज मैं वापस घर पर नहीं आ सकता, आई एम रियली सॉरी। सारा, जो अभिमन्यु से अपनी कहने वाली थी, वो अभिमन्यु की बात सुनकर एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, थैंक गॉड सो मच, अब मुझे अभिमन्यु से कोई भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। फिर वह कहती है, इट्स ओके, मुझे पता है अगर तुम घर नहीं आ पा रहे, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अभिमन्यु धीरे से अपने फोन को किस करते हुए कहता है, बट मैं तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता। ये रात मेरे लिए काफी लंबी होने वाली है। और हाँ, कोई ब्यूटीफुल सी और हॉट सेक्सी नाइटी रात को पहन लेना। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सारा की तो सांसें ही रुक जाती हैं और उसका पूरा शरीर लाल पड़ने लगता है, क्योंकि वह ये सोच सोचकर पागल हो चुकी थी कि अभिमन्यु रात को ऐसा क्या करेगा जो वह उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रहा है। अभिमन्यु मदहोशी भरी आवाज में कहता है, क्या तुम मेरे लिए ऐसे कपड़े पहन सकती हो? अभिमन्यु धीरे से हूं करती है और एकदम से कॉल कट कर देती है। अभिमन्यु अपने मोबाइल को देखते हुए मुस्कुराने लगता है और धीरे से उसकी स्क्रीन को चूम लेता है। तभी पीछे से खांसने की आवाज आती है, जिससे अभिमन्यु के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। वह हैरान होकर पीछे की तरफ मुड़ता है, जहां पर इस वक्त आशीष खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह अभिमन्यु को देख रहा था। अभिमन्यु जल्दी से अपना मोबाइल नीचे से उठाकर अपनी जेब में रखता है। जैसे ही जाने को होता है, आशीष एकदम से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए अभिमन्यु को देखने लगता है। अभिमन्यु अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ जीजू, आपने मुझे ऐसे क्यों रोका? आशीष मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे हमें इतना तो पता था कि हमारे साले साहब की जिंदगी में कोई आ चुकी है, बट यह नहीं पता था कि वह इस हद तक आ चुकी है कि हमारे अनरोमांटिक साले साहब इतना रोमांटिक हो गए हैं। अभिमन्यु एकदम से आशीष के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, जीजू, यहाँ पर नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जान निकाल लेंगे सब। आशीष अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे अपने काम तो ऐसा ही किया है। अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया कि उसका यह मासूम सा दिखने वाला भाई किसी के साथ इतनी रोमांटिक बातें कर रहा है, तो वह तो बेहोश ही जाएगी। अभिमन्यु कहता है, प्लीज प्लीज जीजू, किसी से मत कहिएगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बट ये बात आप किसी के सामने नहीं कहेंगे। सही टाइम आने पर मैं खुद सबको बता दूंगा। आशीष कहता है, वैसे ओके साले साहब, आप इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं? वैसे ऐसी क्या खास बात है होने वाली मिसेज अभिमन्यु राजवंश में, जो उन्होंने मिस्टर राजवंश को शादी होने से पहले ही इतना चेंज कर दिया कि वह उन्हें छुपाने के लिए अपने जीजू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अभिमन्यु एकदम से आशीष के गले लगाते हुए कहता है, कम ऑन जीजू। और हाँ, आशीष के कान में धीरे से कहता है, वह होने वाली मिसेज अभिमन्यु राजवंश नहीं, बल्कि हो चुकी है न होने वाली मिसेज अभिमन्यु राजवंश। आशीष हैरान होकर अभिमन्यु की तरफ देखता है और कहता है, क्या क्या साले साहब, आपने शादी कर ली? हम सबसे चुप कर, अरे आपने तो मेरे अरमान ही तोड़ दिए। मैंने सोचा था अपने साले की बारात में नागिन डांस करूंगा मैं, और आरती ने तो प्रैक्टिस भी कर रखी है। अब हमारे डांस का क्या होगा? अभिमन्यु सिर झुकाते हुए कहता है, जीजू, आप दीदी के साथ में रहकर उनकी तरह बातें करने लगे हैं। अरे यार, ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगा। नहीं, धूमधाम से आप सभी की तमन्ना पूरी होगी, बट इस वक्त इतना समझ लीजिए, जिससे आप होने वाली कह रहे हैं, वह ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। और हाँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना आपके जो सीक्रेट है ना,
वह मैं दीदी को बता दूंगा, अभिमन्यु हंसी मजाक में कहता है। आशीष हकलाते हुए कहता है, अरे अरे, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, तू मेरा तलाक क्यों करवाना चाहता है? भाई, मैं किसी को नहीं बताने वाला। तेरे चक्कर में मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूं? वैसे, कब मिलवाने वाले हो अपनी उनसे? अभिमन्यु कहता है, जीजू, मैं आपको जल्दी मिलवा दूंगा, बट आप इस बात को सबसे छुपा कर रखिएगा क्योंकि दीदी के आगे आपकी एक नहीं चलती। और वह दोनों इस बात से अनजान थे कि शायद उनकी बातें किसी ने सुन ली, जिसके कारण आगे काफी बड़ा धमाका होने वाला था। आशीष और अभिमन्यु इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी ये गुप्त बातें कोई तीसरा शख्स सुन रहा था। वो शख्स पिलर के पीछे छिपा हुआ था और अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से अभिमन्यु को एकटक घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज सुन लिया हो। जैसे ही उसने देखा कि अभिमन्यु और आशीष वहां से जा रहे हैं, वो बिना कोई आवाज किए जल्दी से पलटता है और वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ आशीष ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे हमें फोटो तो दिखा दो ना, कि हमारी छोटी भाभी जी कैसी लगती हैं। अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा तो आशीष ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधे से हटा लिया और शरारत से बोला, अरे साले साहब, हम इतने गैर हो गए कि अब अपने जीजू को फोटो भी नहीं दिखा सकते। हमें भी तो हक है जानने का कि कौन है वो हसीना, जिसने हमारे अभिमन्यु को अपने प्यार में इस कदर दीवाना कर दिया। अभिमन्यु हंस पड़ा, कम ऑन जीजू, अब कितनी टांग खींचेंगे मेरी? चलिए, अंदर चलते हैं, वही सब बता दूंगा। दोनों हंसते हुए अंदर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर कि कोई उनकी हर बात सुन चुका है। वह दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर ठिठक जाते हैं। सोफे पर राधिका पहले से ही बैठी होती हैं, और उनके बगल में श्रीकांत आराम से बैठे थे। दोनों बड़े मजे से बातों में मशगूल थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरा परिवार उन्हें हैरानी से देख रहा था। अभी तक तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, और अब नीचे आते ही दोनों ने जैसे फिर से अपनी पुरानी गैंग बना ली हो। दोनों शाम को साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखने की प्लानिंग बना रहे थे। अभिमन्यु ये सब देखकर अपना सिर हल्के से झुकाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। उसके पास खड़ा आशीष उसकी बात पर हंसते हुए कहता है, अगर ये सुधर गए तो फिर राजवंश कैसे कहलाएंगे? तभी अचानक आशीष को पीछे से किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, और अभिमन्यु उसे देखकर चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराता है, मानो कह रहा हो, अब बोलो जीजू, अभी तो बहुत बोल रहे थे ना। आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आरती की थी। वह हाथ बांधे हुए सामने खड़ी थी और सख्त लहजे में कहती है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि राजवंश बिगड़े हुए हैं? आशीष तुरंत बात संभालते हुए कहता है, अरे नहीं डार्लिंग, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम तो हमेशा कुछ और ही समझ बैठती हो। आरती गुस्से में कहती है, हाँ, मैं तो हमेशा कुछ और ही समझती हूँ, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। जाते जाते वह कुछ बड़बड़ा भी रही थी जिसे कोई ठीक से सुन नहीं पाया। आशीष सिर पर हाथ रखकर अभिमन्यु की ओर देखता है और कहता है, साले साहब, आपकी बहन को हैंडल करना किसी मिशन से कम नहीं। अभिमन्यु उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उधर श्रीकांत अभिमन्यु को देख लेते हैं और थोड़ा चिढ़कर कहते हैं, घर से दूर रहकर लगता है इस घर के बच्चे तहजीब भी भूल गए हैं। उधर कबीर और संजीव, जो इस वक्त एक कोने में बैठे मजे से गरम गरम पकोड़े खा रहे थे, अचानक चौंक उठते हैं। जैसे ही श्रीकांत की बात उनके कानों तक पहुंचती है, उनके हाथों से पकोड़े छूटकर नीचे गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों, हमने क्या कर दिया जो दादू हमें टोंट मार रहे हैं। वे घबरा कर एक ही साथ श्रीकांत की तरफ देखते हैं, और फिर उनकी निगाहों का पीछा करते हुए समझ जाते हैं कि टोंट तो दरअसल किसी और को मारा जा रहा था, अभिमन्यु को। ये जानकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और बिना एक शब्द बोले वापस अपने पकोड़ों पर टूट पड़ते हैं। वहीं पास ही बैठे धर्मेश, जो अपने चाय के प्याले की चुस्की ले रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अभिमन्यु पर पड़ती है, जो इस वक्त हल्के से चिढ़ा हुआ और खामोश बैठा था, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अभिमन्यु, जो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था,
आखिरकार श्रीकांत की ओर देखते हुए हल्के से तंज कसते हुए कहता है, तहजीब मुझमें तो बहुत है, पर लगता है कि अब श्रीकांत राजवंश अपनी तहजीब भूल चुके हैं। श्रीकांत तुरंत भड़क जाते हैं और तीनमिनाहट से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, नालायक, हमसे बदतमीजी से बात करेगा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे दादी, आप देख रही हैं, मिस्टर राजवंश को कितनी मिर्ची लग रही है। राधिका हंसते हुए जवाब देती हैं, अरे, इनका तो रोज का है। इनका मूड तो हवा से भी ज्यादा जल्दी बदलता है। फिर वह सोनम और प्रियंका की तरफ देखकर कहती हैं, खाना लग चुका है, बच्चे भूखे होंगे, जल्दी करिए, सब इंतजाम देख लीजिए। सोनम मुस्कुराकर कहती हैं, माँ, बस आपको ही खाने पर बुलाने आए थे। खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका है, आप लोग जल्दी आइए। फिर धीरे धीरे सभी लोग खाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिर में हॉल में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, श्रीकांत और अभिमन्यु। एक पल के लिए दोनों खामोश रहते हैं। श्रीकांत हल्का सा गला साफ करते हैं और धीरे से कहते हैं, बेटा, मजाक अपनी जगह, लेकिन तहजीब वाकई जरूरी होती है। अभिमन्यु उनकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, आपसे ही तो सीखा है दादू, लेकिन तड़का तो लगाना पड़ता है ना। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए धीरे से पास आता है और अचानक श्रीकांत को साइड से गले लगा लेता है। फिर कान के पास फुसफुसाकर कहता है, कुछ तो बताए दादू, जवानी में एक आध गर्लफ्रेंड बनाई थी या नहीं। श्रीकांत पहले तो चौंकते हैं, फिर हल्के गुस्से में, लेकिन प्यार से, अभिमन्यु की कमर पर चपत लगाते हुए कहते हैं, अबे, मरवाने का इरादा है क्या अपनी दादी से? वैसे ही मुझसे चिड़ी रहती है, अगर उसे ये सब पता चला तो सीधे ऊपर पहुंचा देगी मुझे, और अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। अभिमन्यु हंस देता है, और श्रीकांत फिर धीरे से कहते हैं, वैसे बात तो सुन, एक आध नहीं, कई बनाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तू तो यूं ही मेरी इज्जत खराब करता है। तेरी उम्र में तो मेरी शादी भी हो गई थी, और तेरा नालायक बाप और चाचा भी पैदा हो चुके थे। अभिमन्यु शरारत से पूछता है, दादू, 23 की उम्र में शादी और बच्चे, फिर तो आप भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थे। श्रीकांत अकड़ते हुए कहते हैं, 23 की उम्र में 20 गर्लफ्रेंड्स बनाई थी, लेकिन फिर शादी कर ली, खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। अब देख लो, मेरे पोते तो बस घूमते फिरते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, पर आपकी हर बात आखिर खानदान पर क्यों आकर रुक जाती है। श्रीकांत सीरियस हो जाते हैं, अरे, खानदान का नाम भी कोई चीज होती है। अगर तुम लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो आगे कैसे बढ़ेगा खानदान। तुम तो हर वक्त अपने इन नालायक दोस्तों और भाइयों के साथ ही रहते हो। तभी उनकी नजर पास ही खड़े कबीर और विपुल पर पड़ती है। वे दोनों पकोड़े खाते हुए मजे में बात कर रहे होते हैं। श्रीकांत उन्हें ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहते हैं, वैसे हैं तो दोनों बेवकूफ, पर दोस्त अच्छे हैं। और अगर लड़की नहीं मिली, तो लड़का भी चलेगा, मैं मैनेज कर लूंगा। अभिमन्यु चौंक जाता है, और हंसते हुए कहता है, दादू, आप तो ट्रेन में चल रहे हो। श्रीकांत हंसते हुए कहते हैं, और बच्चों की चिंता मत कर। समर और संजीव, भले ही अब तक शादी नहीं हुई उनकी, पर मैं सोच चुका हूँ, जैसे ही शादी होगी, पोते पोतियों की क्रिकेट टीम तैयार। अभिमन्यु सिर पकड़कर हंसते हुए कहता है, दादू, आप तो हद से भी ऊपर जा रहे हो आज। उसी वक्त पीछे से कबीर और विपुल हंसते हुए कहते हैं, दादू, हमारी भी शादी फिक्स करवा दो, फिर टीम नहीं, पूरी लीग बन जाएगी। श्रीकांत ठहाका लगाते हुए कहते हैं, चलो चलो, अब सब डाइनिंग टेबल की तरफ। राधिका अगर नाराज हो गई तो न पकोड़े मिलेंगे, न खानदान बढ़ेगा। अभिमन्यु अपने बालों को खींचते हुए कहता है, दादू, आपके साथ रहकर मैं पक जाता हूँ। आप हर बार कैसी कैसी बातें लेकर बैठ जाते हैं, और फिर वहां से उठते हुए कहता है, मुझे तो भूख लग रही है, मैं आपकी बातों से अपना पेट नहीं भर सकता। श्रीकांत अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, तेरी सेटिंग तो मैं करा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भी जल्दी अपने पोते पोतियों को खिलाना है। ऐसे ही थोड़ी न मैं खुद को मेंटेन करके रखता हूँ। फिर वह हेड चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके बगल में धर्मेश और दूसरी साइड में अभिमन्यु बैठ जाता है। घर की तीनों बहुएं खाना सर्व करके खुद भी अपने अपने हस्बैंड के बगल में बैठ जाती हैं।
वही गौरव धीरे से टेबल के नीचे सोनम का हाथ पकड़ लेते हैं, तो सोनम जो खाना खा रही थी, अचानक उनके हाथ से चम्मच गिर जाती है। सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। प्रियंका पूछती हैं, क्या हुआ सोनम? तबीयत तो ठीक है ना? सोनम बड़ी मुश्किल से गौरव के हाथ पर अपने दूसरे हाथ से हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, नहीं दीदी, कुछ नहीं, वो बड़ा सा मच्छर था। राधिका धीरे धीरे खाना खाते हुए मुस्कुराने लगती हैं और खुशबू के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वही प्रियंका शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है, क्योंकि वह समझ चुके थे कि सोनम के कहने का असली मतलब क्या था। वही घर के मर्द, नयन मटक, को समझ नहीं पाते और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी गौरव जैसे ही दोबारा सोनम का हाथ पकड़ने को होता है, सोनम अचानक उसके पैर पर जोर से चुटकी काट लेती है। गौरव थोड़ा चौंकता है, लेकिन मुस्कुराते हुए सोनम की तरफ देखता है। गौरव धीरे से मुस्कुराकर कहता है, आप तो कमरे में चलिए, फिर बताता हूँ गौरव राजवंश को चुटकी काटने का अंजाम क्या होता है। सोनम भी बिना घबराए पूरे टशन में जवाब देती है, और आपको भी पता चलेगा कि सोनम गौरव राजवंश को डाइनिंग टेबल पर चढ़ने का क्या अंजाम देती है, समझे? गौरव मुस्कुराते हुए स्टाइल में उठते हैं और कहते हैं, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। उधर अभिमन्यु कृष्णा को देख रहा था, जो पूरी तल्लीनता से खाना खा रही थी। वो थोड़ा हंसते हुए बोला, कृष्णा बच्चा, तुम्हारा कॉलेज कब से शुरू हो रहा है? कृष्णा ने मुंह में भरा निवाला धीरे से चबाया, फिर मुस्कुराकर बोली, भाई, नेक्स्ट वीक से। अभिमन्यु ने पास बैठे संजीव की तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हारा भी एडमिशन उसी कॉलेज में करवा दिया है। संजीव का चेहरा एकदम बन गया। वो बड़बड़ाने लगा, इस चुहैया की वजह से मुझे 1 साल पीछे होना पड़ा। हे भगवान, अब तो मुझे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ेगा। अभिमन्यु ने बीच में टोका, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप कृष्णा के साथ कॉलेज जाना है। मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझे दोनों? संजीव और कृष्णा दोनों ने एक साथ कहा, ओके, और फिर अपने अपने खाने में लग गए। तभी श्रीकांत ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे एक दिन तो रुकेगा ना तू? अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, जी दादू, कल ही निकलूंगा। श्रीकांत मुस्कुराकर बोले, सही है। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग धीरे धीरे उठते डाइनिंग से सबके उठते ही अभिमन्यु तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ता है। वह इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर जल्दी से कमरे का गेट बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करते ही वो मुस्कुराता है, जैसे किसी खास पल की तैयारी हो। अभिमन्यु मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, अब आएगा असली मजा, स्वीट हार्ट, आज तुम्हारे साथ ये वाला रोमांस करके भी काफी मजा आने वाला है। वो बिना देर किए अपनी अलमारी की तरफ बढ़ता है। कपड़ों को एक के बाद एक हटाते हुए वह एक सफेद शर्ट निकालता है, एकदम क्लीन, परफेक्ट फोल्ड की हुई। जैसे ही उसे छूता है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। अभिमन्यु गुनगुनाते हुए कहता है, तू है मेरी जान, और आज की ये रात तेरे नाम। वह शर्ट लेकर बाथरूम की ओर बढ़ता है। कुछ देर बाद शावर की आवाज कमरे में गूंजने लगती है। अभिमन्यु अंदर शावर के नीचे खड़ा होकर मस्ती में गुनगुना रहा होता है। कुछ ही देर बाद वो बाहर आता है। उसके बाल भीगे हुए हैं और उसने वही सफेद शर्ट पहन रखी है, जो इतनी फिटेड थी कि जैसे उसके बदन से लिपटी हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, आंखों में शरारत और होठों पर वही खास मुस्कान। वो आईने के सामने खड़ा होता है, खुद को देखता है और शर्ट की बाहें मोड़ते हुए धीरे से खुद से कहता है, अब देखते हैं मेरी जान की हालत कैसी करता हूँ। रेडी हो जाओ स्वीट हार्ट। चौहान विला, रात का समय। घर के हर कोने में शांति फैली हुई थी, लेकिन चौहान विला के डाइनिंग हॉल में अब भी हल्की फुल्की चहल पहल थी। वसुधा सभी को बड़े प्यार से खाना परोस रही थी। हर थाली में अपनापन और ममता भरकर परोसने के बाद आखिरकार वह खुद भी एक कुर्सी पर आकर बैठ जाती हैं। पृथ्वी इस समय उन्हें कुछ खाने के लिए कहता है, मम्मा, आप भी कुछ खा लीजिए ना। पर वसुधा केवल आंखों से उसे एक तीखी नजर देकर मना कर देती हैं, जैसे कह रही हो, खुद ही खा लो सारा से, मैं तो नहीं कहने वाली। केशव, जो इन तीनों को ध्यान से देख रहे थे, अपने हाथों से सारा को निवाला खिला रहे थे, और साथ ही पृथ्वी और वसुधा की आंखों की भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
सारा भी दोनों के हाव भाव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो परेशान होकर केशव की ओर देखती है, तो वो दोनों भौहें उठाकर कहते हैं, मुझे क्या पता बेटू। सारा जरा झुंझला कर बोल पड़ती है, मम्मा और भाई, आप दोनों आंखों ही आंखों में क्या खिचड़ी पका रहे हो? मुझे भी तो बताओ, मैं बोर हो रही हूँ। वसुधा अचानक पृथ्वी की ओर देखते हुए कहती है, गुड़िया, अगले हफ्ते हम तुम्हारे भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। पृथ्वी चाहता है कि तुम भी साथ चलो, क्योंकि उसे अपनी बहन की पसंद की लड़की से ही शादी करनी है। वसुधा की बात सुनकर सारा खुशी से उछल पड़ती है और कुर्सी से खड़ी होकर जोर से बोलती है, क्या सच्ची में हम भाई के लिए लड़की देखने जाएंगे? फिर वह तेजी से पृथ्वी के पास जाकर बैठ जाती है और मुस्कुराकर कहती है, भाई, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, मुझे अपनी भाभी में ये सब खूबियां चाहिए। पृथ्वी उसके हाथ थामते हुए मुस्कुराता है और कहता है, छोटी, तभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम मम्मा और डैड के साथ चलो। सारा हैरान होकर पूछती है, तो आप नहीं चल रहे भाई? पृथ्वी थोड़ी गंभीरता से जवाब देता है, छोटी, वो लड़की डॉक्टर है। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी शिफ्ट में से एक दिन हमारे लिए निकाला है। उसकी कोई फैमिली भी नहीं है, छोटी बहन भी नहीं है। मुझे ये रिश्ता शुरू में थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मम्मा की उससे मंदिर में मुलाकात हुई थी और उन्हें वो बहुत पसंद आई। मुझे पता है, मुझे कभी न कभी तो शादी करनी ही है, और सच कहूँ तो मुझे लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और मम्मा मिलकर उसे देखो और फैसला करो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन और मम्मा मेरे लिए गलत लड़की नहीं चुनेंगी। मैं खुद भी चलना चाहता था, लेकिन मुझे अचानक जर्मनी जाना पड़ रहा है। अब जब उस लड़की ने हमारे लिए समय निकाला है, तो मना करना ठीक नहीं लगेगा। अगर वो तुम्हें पसंद आई, तो अगली बार मैं खुद मिलने चला जाऊंगा। बस तुम लोग मुझे आकर बताना, तेरी भाभी कैसी है? वसुधा हंसते हुए बोलती हैं, अरे, तुम्हें अभी से सब कुछ बता दूं, तो सारा एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा। संडे को हम जा रहे हैं, और हाँ, मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। तुम आज भी बड़ी मुश्किल से रुक पाए हो, इसलिए शनिवार को तुम्हें यहीं आना होगा। सारी शॉपिंग भी करनी है, पहली बार अपनी बहू से मिलने जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट भी तो चाहिए ना। सारा हंसते हुए कहती है, मम्मा, बेफिक्र रहिए, शनिवार सुबह मैं यहीं आ जाऊंगी, और शॉपिंग की पूरी जिम्मेदारी मेरी। वसुधा सोचते हुए कहती हैं, वो बच्ची बहुत सिंपल सी लगी मुझे, ज्यादा बनावटीपन नहीं था उसमें। सारा जवाब देती है, तो फिर मम्मा, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसी हिसाब से शॉपिंग करवा दूंगी। वसुधा मुस्कुराकर सारा को गले लगाती है और कहती हैं, सच कहूँ बेटा, मैं बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन अब तू आ गई है तो दिल को सुकून मिल गया। सारा प्यार से उन्हें गले लगाते हुए कहती है, मम्मा, मेरे होते हुए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वसुधा उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, एक बात मानो ना, अपने हॉस्टल को छोड़कर यहीं हमारे साथ रहने लगो। देखो तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। सारा भावुक होकर जवाब देती है, मम्मा, मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, जिनके चलते मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती। पर वादा है, जब भी आपको मेरी याद आएगी, मैं यहाँ जरूर आऊंगी। वसुधा उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है, अब चलो बेटा, छोड़ो ये सब बातें, खाना ठंडा हो जाएगा। एक छोटा पैलेस। वो जगह न ज्यादा बड़ी थी, न छोटी, लेकिन खूबसूरती में किसी बड़े महल से कम नहीं था। इस समय वहां एक लड़की रानी सोफे पर बैठी कुछ परेशान सी लग रही थी, जबकि उसके सामने एक और लड़की गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। वो गुस्से वाली लड़की अचानक रुककर अपनी कमर पर हाथ रखती है और रानी की ओर घूरते हुए कहती है, रानी, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे ही किसी को भी मुझसे शादी करने दोगी? अरे क्या जरूरत थी उनसे बात करने की? और ऊपर से संडे की डेट भी दे दी। तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। रानी खड़ी होकर गंभीरता से जवाब देती है, दीदी, ये कुछ भी नहीं है। और आप देखिए, आपकी उम्र 28 हो चुकी है, आप कब शादी करेगी? वो लेडी अच्छी लग रही थी। अगर माँ इतनी शालीन और समझदार हैं, तो उनका बेटा भी अच्छा ही होगा ना। नायरा माथे पर हाथ रखते हुए हताशा में कहती हैं,
मैं तुम्हारा क्या करूं रानी? रानी मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं करना, बस शादी कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मुझे भी एक फैमिली चाहिए। नायरा रानी के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता है बेटा, तुम्हें भी एक पूरी, बड़ी फैमिली चाहिए। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। कोई भी हम दोनों अनाथों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रानी नायरा के हाथों को थामकर भावुक होकर कहती है, बद्दी, एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। वो लेडी बहुत अच्छी थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि हम अनाथ हैं, पर फिर भी उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आपको पहली नजर में पसंद कर लिया था। दी प्रॉमिस, अगर आपको लड़का पसंद नहीं आया या फैमिली ठीक नहीं लगी, तो मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगी। आपको जो पसंद आएगा, उसी से शादी होगी। बस एक बार मिलने चलिए ना। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उस लेडी की तरफ से बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और देखिए, भगवान के मंदिर में ये सब तय हुआ है। क्या वो हमारे साथ बुरा होने देंगे? नायरा उसे थोड़ी देर तक देखती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रही हो, तो मैं एक बार मिलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे लड़के में कुछ भी पसंद नहीं आया, तो मैं शादी नहीं करूंगी। रानी खुशी से कहती है, ओके ओके, आई प्रॉमिस दी, जैसा आप चाहेंगी, वैसा ही होगा। नायरा मुस्कुराते हुए रानी से कहती है, अब जाओ, अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करो। फिर वह सोफे से अपना बैग उठाती है और बाहर जाने लगती है, क्योंकि रात को उसकी एक सर्जरी थी। अभिमन्यु का रूम। अभिमन्यु अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और उसकी सीटी की मधुर आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वो बहुत ही मस्ती के मूड में था, लेकिन उसकी नजरें बार बार अपने हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जा रही थी। वो बड़बड़ाया, मेरी स्वीटहार्ट अब तक कॉल क्यों नहीं कर रही? क्या कर रही होगी यार? हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। वो एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। पता नहीं, स्वीटहार्ट इस वक्त कैसी लग रही होगी। कितनी खूबसूरत लगती है जब बालों को पीछे करती है। हाय, उसकी मुस्कान थोड़ी शरारती हो गई। अब अभिमन्यु से और इंतजार नहीं हो रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सारा का कमरा। सारा इस वक्त अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे किसी सोच में उलझी हो। वो बालों को बार बार ठीक कर रही थी और खिड़की की ओर देखती, फिर पीछे मुड़ जाती। उसने एक प्यारी सी नाइटी पहन रखी थी, बेहद सादा, नॉर्मल और कंफर्टेबल। कोई खास दिखावा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि अभिमन्यु की नजरों में वो हर हाल में सबसे खूबसूरत थी। सारा इस वक्त अपने कमरे में टेंशन में इधर उधर टहल रही थी। वो बार बार अपने होंठ दबा रही थी, बालों को ठीक कर रही थी, लेकिन मन कहीं और था। फ्लैशबैक कुछ देर पहले, जब वो चौहान विला आई थी, तो उसके पास खुद के कपड़े भी नहीं थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि तैयारी का वक्त ही नहीं मिला। पृथ्वी ने जैसे तैसे उसके लिए कुछ नॉर्मल नाइट सूट्स और डेली वियर ड्रेस ऑर्डर कर दिए थे, ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। लेकिन सारा जानती थी कि अभिमन्यु की एक छोटी सी ख्वाहिश भी वो अधूरी नहीं रहने देना चाहती। और उसे पता था कि अभिमन्यु को वो नाइटी में कितनी पसंद है। हाँ, कोई रिवीलिंग नहीं, बस एक सिंपल, प्यारी सी नाइटी। उसमें भी उसका अभिमन्यु उसे परी की तरह महसूस करता है। इसलिए, उसने बिना किसी को बताए अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया। एक काम है, मुझे अभी एक नाइटी चाहिए। सिंपल और क्लासी। और प्लीज, किसी को पता न चले। सेक्रेटरी साहब मुस्कराए। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी मैडम अब शादीशुदा हैं। उन्होंने झट से ऑर्डर प्लेस कर दिया और थोड़ी देर में खुद ही वो पैकेट लेकर आ गए। रात के करीब 11 बजे होंगे। पूरे घर में सन्नाटा था। सारा चुपके से अपने कमरे से निकली और गेट की ओर बढ़ गई, जहां उसका सेक्रेटरी एक काले आउटफिट में खड़ा था, हाथ में पैकेट लिए हुए। सारा ने पैकेट लिया और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आपको इतनी रात को परेशान किया, सॉरी। वो बस एक छोटी सी बातचीत थी, लेकिन इस बातचीत का गवाह कोई बन रहा था, पृथ्वी।
पृथ्वी बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर अचानक गेट की ओर चली गई। वहां उसने देखा सारा किसी लड़के से कुछ सामान ले रही थी। वो लड़का ब्लैक आउटफिट में था और सारा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पृथ्वी की आंखें सिकुड़ गईं। फोन उसकी जेब में चला गया और माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। कौन है ये लड़का? रात के इस वक्त मेरी बहन से मिलने आया है। वो भी इतने कंफर्ट से बात कर रही है उससे। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था, बस मुस्कुराहट, पैकेट और एक लड़का, तीनों ने उसकी सोच में आग भर दी थी। वो फौरन अपने कमरे में आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। गुस्से में कमरे में इधर उधर टहलने लगा। कोई भाई अपनी बहन को किसी लड़के के साथ देखे और खून न खोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक सेक्रेटरी था। उसे ये भी नहीं पता था कि सारा सिर्फ अभिमन्यु की पसंद के लिए चुपके से एक नाइटी मंगवाना चाहती थी। उसे तो बस एक ही बात दिखी, उसकी बहन, एक अजनबी लड़का और रात का समय। उधर सारा मुस्कुराती हुई अपने कमरे में लौट आई, बिल्कुल अनजान इस बात से कि बालकनी में कोई खड़ा उसे देख रहा था और उससे जुड़ी कहानी अपने मन में बना चुका है। वहीं अभिमन्यु अपने रूम में बेड पर अधलेटा सा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं था। आंखें बार बार फोन की स्क्रीन पर जा रही थीं। अरे यार, ये स्वीट हार्ट कॉल क्यों नहीं कर रही? सो गई क्या? उसने एक लंबी सांस ली और फिर झल्लाते हुए अपनी शर्ट को उतारकर सोफे पर फेंक दी। अगर वो सो गई है तो इस बार ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि अगली बार नींद ही नहीं आएगी, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी से ज्यादा तड़प थी। इतना कहते ही वो फौरन अपना फोन एलसीडी से कनेक्ट करता है, वीडियो कॉल मोड ऑन। उधर सारा अपने कमरे में अब भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसके हाथ में फोन रखा था, जिस पर अभिमन्यु का नाम चमक रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो, उसकी आवाज धीमी मगर दिल छू लेने वाली थी। अभिमन्यु की आंखें जैसे ही स्क्रीन पर पड़ी, वो ठहर सा गया। उसने एक हाथ दिल पर रख लिया और आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया। ओ माय गॉड, तू सच में कोई परी है क्या? सारा थोड़ी झेप गई। शर्म से उसके दोनों गाल गुलाबी हो चुके थे और अभिमन्यु को तो बस यही रंग सबसे ज्यादा प्यारा लगता था। पता है सारा, तुझे किसी रिवीलिंग ड्रेस की जरूरत ही नहीं है। तुझे देखता हूँ तो खुद ब खुद मेरा दिमाग ऑफ और दिल ऑन हो जाता है, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। सारा उसकी बात पर और ज्यादा शर्मा गई। उसने कैमरे से नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु कहाँ रुकने वाला था। वो स्क्रीन के जरिए सारा के गाल की तरफ इशारा करता है, जैसे उसे खींचना चाहता हो। ये गुलाबी गुलाबी गाल जान ले लेंगे मेरी। और फिर मस्ती में उसने किस का इशारा भी किया, जिससे सारा का दिल जोर से धड़क उठा। अभिमन्यु, उसने नाम लिया तो जैसे आवाज कांप रही थी। अभिमन्यु हंस पड़ा। वहीं राजवंश पैलेस के एक और कमरे में आशीष परेशानी से सोफे पर बैठा था, सिर दोनों हाथों से पकड़े हुए, जैसे बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों पर हो। उसके सामने आरती गुस्से में इधर उधर टहल रही थी, जैसे कोई सख्त हिटलर जिसे जवाब चाहिए, वो भी तुरंत। आशीष झुंझला कर बोला, अरे यार, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे भाई ने क्या कांड किया है? मुझे क्यों घसीट रही हो? सवाल मुझसे पूछ रही हो, जैसे मैंने सब कुछ किया हो। मुझे नहीं पता वो किसके लिए बात कर रहा था और कौन थी वो लड़की। आरती तेज आवाज में बोली, मतलब तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन बता नहीं रहे। मैंने सब कुछ सुना है आशीष। अब सच सच बताओ, अगर कल तक कुछ नहीं बताया तो खुद घर लौट जाना। मैं नहीं जा रही कहीं। अब मैं यहीं राजवंश पैलेस में ही रहूंगी। आशीष हैरानी से खड़ा हुआ और उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे मेरी जान, मैं क्या करूं? उस साले से एक वादा किया हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि बीवी के सामने वो वादा छोटा पड़ गया है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गड़बड़ तुम्हारे भाई की है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, किसी लड़की को लेकर कुछ सीक्रेट बातें कर रहा था। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। वही आरती अभी भी गुस्से से भरी हुई उसके सामने टहल रही थी। आशीष ने अचानक से कहा, मुझे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हारे भाई की जगह कोई और आदमी आकर रह रहा है। तुम्हें यकीन है ये वही अभिमन्यु राजवंश है, जो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था?
और अगर उसके सामने कोई शादी की बात करता था तो वो आग बबूला हो जाता था। वो सांस लेकर फिर बोला, और अब देखो, वही तुम्हारा भाई कान किए बैठा है। पता है तुम्हें, उसने चुपचाप किसी लड़की से शादी कर ली है, और तो और घर भी बसा लिया है। मुझे तो ये भी शक है कि शायद उसके एक दो बच्चे भी होंगे। आरती एकदम चुप होकर वो बस सुनती रही। ये सुन आरती और भड़क गई, पर एक बात मेरी समझ से बाहर है। इतना सब कुछ हो गया तो अभिमन्यु हम सबसे छुपा क्यों रहा था? क्या हम उसके दुश्मन हैं? कोई गैर हैं? वो थककर सोफे पर बैठ गई और अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। हे भगवान, इस अभिमन्यु ने तो मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। मैंने सोचा था कि उसकी शादी में अपने सारे सपने पूरे करूंगी। कितना कुछ प्लान किया था मैंने, पर इस नालायक ने तो बिना कुछ बताए ही शादी कर ली। वह थोड़ा रुककर चिढ़ते हुए उठती हैं और कहती हैं, अब मैं दादी को सब कुछ बताती हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी आशीष ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बेबी, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? कम से कम एक बार अभिमन्यु से बात तो कर लो। हो सकता है कुछ और बात हो। और अभी सब लोग सो रहे हैं। इतनी रात को दादी को हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो क्या? आरती ने उसकी बात सुनी, फिर चिढ़ते हुई बोली, हाँ, हाँ, सही कह रहे हो तुम। वो पैर पटकती हुई अभिमन्यु कमरे की तरफ भाग गई, और आशीष वहीं खड़ा रह गया, परेशान, उलझा हुआ और पूरी तरह हैरान आरती की इस हरकत पर। आशीष अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, हे भगवान, अब मेरा साला मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करूं? और फिर वो चुपचाप आरती के पीछे चला जाता है। वहीं आरती गुस्से से अभिमन्यु के कमरे की तरफ जा रही थी। उधर अभिमन्यु सोफे पर बैठा हुआ था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके रूम का दरवाजा खुला है। वह बस सारा को एकटक देख रहा था। सारा भी अपनी निगाहें झुकाए सोफे के एक कोने पर बैठी हुई थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझी थीं और चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। अभिमन्यु धीरे से मदहोश भरी आवाज में कहता है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, स्वीट हार्ट। फिर खुद ही झेपते हुए बोला, न नहीं, सारा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका दिमाग अलग ही दिशा में बातें बना रहा था। हालांकि दोनों की शादी हो चुकी थी, फिर भी सारा अभिमन्यु से ऐसे शर्मा रही थी जैसे वो पहली बार उससे मिल रही हो। तभी अभिमन्यु सोफे से उठता है और पास में रखे गुलाब के फूल को उठाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो शाहरुख खान स्टाइल में एक्टिंग करने लगता है। उसी पल एकदम से रूम का दरवाजा खुलता है, लेकिन अभिमन्यु इतना रोमांटिक मूड में था कि उसे इस बात का बिल्कुल होश नहीं था कि कोई उसके कमरे में दाखिल हो चुका है। आरती अपने मुंह पर हाथ रखे चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। वो हैरानी से अपने भाई को देख रही थी, जो स्क्रीन पर किसी लड़की को गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर रहा था। और वो लड़की सारा अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए बैठी थी। अभिमन्यु जैसे ही कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक कमरे में किसी के चिल्लाने की आवाज गूंजती है। अभिमन्यु, आवाज तेज थी और चौंकाने वाली। सारा, जो अब तक शर्माई शर्माई बैठी थी, एकदम से चौंक गई। उसने अपना चेहरा उठाया और स्क्रीन की ओर देखा। उसकी नजरों के सामने एक अनजान लड़की खड़ी थी, अभिमन्यु के कमरे में। सारा की आंखों में एक पल के लिए सदमा, फिर गुस्सा और फिर गहरी खामोशी उतर आई। उसने बिना कुछ कहे ही कॉल काट दिया। इधर अभिमन्यु को जैसे जमीन पर बिजली गिरती महसूस हुई। वो एकदम से पीछे मुड़ा और सामने आरती और आशीष को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ में जो गुलाब का फूल था, वह भी नीचे गिर गया। जो अभिमन्यु कुछ सेकंड पहले एक घुटने पर बैठकर रोमांटिक अंदाज में था, अब वो बेचारा दोनों घुटनों पर आ गया था, जैसे जिंदगी के सामने हार गया हो। आरती आंखें फाड़कर उसे घूर रही थी, और आशीष उसके पीछे खड़ा हुआ चिंता में अपने नाखून चबा रहा था, जैसे अभी अभी किसी भूकंप की खबर सुनी हो। अभिमन्यु, जो अब तक सब समझने की कोशिश कर रहा था, आरती की नजरों की दिशा में देखता है। अपने हाथों को अपने सीने पर क्रॉस करते हुए फिर वो थोड़ा अजीब सा मुस्कुराते हुए बोलता है, दीदी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? आरती गुस्से से भरी हुई उसके पास आती है, और बिना कुछ सोचे उसका कान पकड़कर जोर से खींचती है। धोखेबाज, तुझे शर्म नहीं आई? छुपकर शादी कर ली, एक बार भी अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं आया।
अभिमन्यु एकदम से दर्द से कराहता है। दीदी धीरे खींचिए, मैं दर्द से ही मर जाऊंगा। लेकिन आरती तो जैसे रुकने वाली नहीं थी। हमने तुझसे कभी मना किया था शादी के लिए? अरे हम तो कब से तेरी शादी के सपने देख रहे थे। तू बोलता, हम धूमधाम से करते शादी। लड़की नहीं मिल रही थी तो लड़का भी चलेगा, ये तक कह दिया था मैंने। और तूने इतना बड़ा धोखा दे दिया अपने घर वालों को। बिना बताए शादी कर ली। कितने बच्चे हैं तेरे, बता। भगवान कसम खाकर बता। आशीष धीरे से बड़बड़ाता है। अब गए काम से साले साहब। आरती की आंखें नम हो गई थी लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार था। मैं तो फिर भी संभाल लूंगी, लेकिन मेरी बूढ़ी दादी का क्या? वो पहले से ही दिल की मरीज हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो सच में मर जाएंगी। क्या मिलेगा तुझे ऐसे छुपकर शादी करके? अभिमन्यु चुपचाप खड़ा था, जैसे सारे जवाब उसके होठों पर आकर रुक गए हों। आरती फिर गुस्से से बोली, वैसे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, लोगों को डराता है, लेकिन अपनी शादी के टाइम दिमाग कहाँ गया था? और ये बता, बीवी को कहाँ छुपा रखा है? कमरे का माहौल अब तक हल्का फुल्का नहीं रहा था। एक बड़ा खुलासा होने वाला था। अभिमन्यु के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, और कमरे में खड़े तीनों लोगों की सांसें थमी हुई थीं। अभिमन्यु एकदम से खड़ा हो जाता है और आरती के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठा देता है। फिर आरती के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, दी, आपको किसने बताया कि मैंने शादी की है?